और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देहरादून से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां उत्तरकाशी के पुरोला के युवक को दून अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। युवक हैदराबाद से लौटा था और क्वारंटीन में था। वहीं 19 साल के युवक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दून अस्पताल में युवक की मौत हुई है। गांव में ही क्वारंटीन में था युवक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला का ये युवक रहने वाला था जिसकी मौत हो गई है। वहीं अगली खबर रामनगर से, जहां कोरोना मरीज युवक की मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक दिल्ली से आकर अपने ही घर में रह रहा था। युवक ने प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया था जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का मरीज कैंसर का रोगी बताया जा रहा है। वहीं कोरोना मरीज का सरकारी अस्पताल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 25 तारीख को आए थे। 27 तारीख को इनकी रिपोर्ट हुई थी। जो डेथ होने के बाद आज उनको फ़ोन किया गया कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उन्होंने मंगाई तो रिपोर्ट पैथ काइंड की है जो कि पॉजिटिव आई। वहीं बड़ी खबर कोटद्वार से आपको बता दें, जहां होम क्वारंटीन में रह रहे एक युवक ने सुसाइड कर लिया। लैंसडाउन के जसपुर गांव में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक 21 मई को हरिद्वार से लौटा था, जिसके बाद क्वारंटीन में रह रहा था। तो लैंसडाउन के जसपुर में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 21 मई को ही हरिद्वार से लौटकर आया था युवक। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज प्रदेश में अब तक 24 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अब उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 493 हो गई है। प्रदेश में 407 एक्टिव केस हैं। तो वहीं 79 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देहरादून के सब्जी मंडी में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। परेशानी भी बढ़ गई है। सब्जी मंडी में 3 नए केस मिलने के बाद अब सब्जी मंडी में अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। देहरादून मंडी समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि फिलहाल मंडी के 2 ब्लॉक ए ब्लॉक और डी ब्लॉक को बंद किया गया है और वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसके साथ ही मंडी समिति ने फैसला लिया है कि अब मंडी हफ्ते में 1 दिन के बजाय 2 दिन बंद रहेगी और उस दिन पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने भी सब्जी मंडी इलाके में रैंडम सैंपलिंग का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से प्रशासन रैंडम सैंपलिंग कराने का फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। आज जो 3 और अतिरिक्त पेशेंट यहाँ से मिले हैं, उसमें A6 से 1 पेशेंट मिला है और D8 से 2 पेशेंट मिले हैं। चूँकि डी रो से जो है ऑलरेडी पहले भी पेशेंट आए थे, तो डी का जो रो है हमने D1 से लेकर D22 तक पहले ही अग्रिम आदेश तक बंद किया हुआ है। और आज हमने निर्णय लिया है कि जो A6 से लेकर A12 तक जो हमारा रो है उसको भी हम बंद रखेंगे। और हमने एक निवेदन और किया है कि मंडी के अंदर जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो मंडी में प्रवेश ना करें। उत्तराखंड में जल्द देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम में भी कोरोना टेस्टिंग सेंटर शुरू होगा। वहीं बागेश्वर जिले में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए अब अल्मोड़ा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बागेश्वर में अब कोविड सेंटर तैयार हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में अभी कोरोना सेकेंड स्टेज में है और अभी लोकल ट्रांसमिशन है, यानी जो लोग बाहर से लौटे हैं अभी उनके परिवार वालों या फिर नजदीकियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अपर सचिव युगल किशोर पंत का कहना है कि उत्तराखंड में अभी कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं उनकी हम लोग जो ट्रांसमिशन है, वायरल ट्रांसमिशन, वो ट्रेस कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जब कोई बाहर से वायरस लेकर आए, स्टेज 1। स्टेज 2 होती है जब आपस में फैले, लोकल ट्रांसमिशन हो, यानी कि उसके परिवार वालों को, उसके किसी कॉन्टैक्ट वाले को। थर्ड होती है जब कम्युनिटी में और पता ही नहीं लगे भी है इसको वायरस कहाँ से मिला। तो अभी हम लोकल ट्रांसमिशन वाली स्टेज में हैं। जैसे आज भी कुछ हमारे केस आए हैं, तो वो पॉजिटिव जो केस है उसके कांटेक्ट के लोगों में से है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के चौथे फेज में कोरोना केस बढ़े। ऐसे में लॉकडाउन के फेज 5 में राज्य सरकार कुछ अलग और कड़े फैसले ले सकती है और सरकार हर तरह के फैसलों को तैयार भी है। तो वहीं दूसरे राज्यों से लोगों के लिए ट्रेन और बस की पूरी व्यवस्था है, लेकिन कितने लोग लौटेंगे फिलहाल इसका आकलन कठिन है। और केंद्र अगर राज्य को इजाजत दे तो सीमित संख्या में 4 धाम दर्शन शुरू किए जा सकते हैं। ये बात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। फेज 4 में उत्तराखंड में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं और 31 मई को
चौथा फेज खत्म होगा, उसके 5वें फेज के लिए क्या तैयारियां रहेंगी, कहां पर सरकार रियायत दे सकती है, कहां पर और टफ होगी? मेरे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, केसेस लगातार बढ़े, 5th फेज में हम क्या तैयारियों के साथ रहेंगे? देखिए, 3rd फेज, 4th फेज और 5th फेज, अगर हम 3rd फेज और 4th फेज को देखें तो बहुत बड़ा अंतर उत्तराखंड में आया है। और अंतर का कारण विदित है कि जो भी हमारे प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें काफ़ी इन्फेक्शन है, और इसलिए चौथे चरण के लिए राज्य को कुछ अलग सोचना होगा। 5वें के लिए राज्य को कुछ और सोचना होगा। उसके लिए हमारी जो टीम है वो इस पर विचार करेगी और आगे के लिए निर्णय लेगी। हो सकता है कि कुछ हमको निर्णय, जैसे हालात चल रही है बदले परिप्रेक्ष्य में, कुछ भिन्न निर्णय लेने पड़े, और आवश्यकता पड़ने पर हम हर तरह के निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। अब एक बार बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे की गाइडलाइन तय करेंगे। ट्रेनें चलनी शुरू होंगी, बसों का संचालन है, तमाम चीजें हैं, ये आप जो 7 से 4 का भी छूट दे रहे हैं। जो देखने में आ रहा है कि जो गाड़ियां हम लोगों ने तमिलनाडु से लगाई थी, तेलंगाना से लगाई थी, उनमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो लोग भी आधे से अधिक कम हो गए। दिल्ली में भी जो हमने 100 बसें के करीब भेजी थी, उनमें पहले दिन में केवल 21 बसों के लिए ही सवारी मिल पाई, बाकी बसें खाली रही। तो अब ये लगता है कि जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी होगी उसका आकलन कर पाना अभी थोड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, हम तैयार हैं। हमें मानकर चलते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर रह रहे हैं वो अपने घर आ सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। तो हम उस दृष्टि से हम लोगों को अपनी तैयारी आगे की करेंगे। जो कर्नाटक ने मंदिर ओपन कर दिए और बाकी राज्यों में मांग उठ रही कि मंदिरों में यात्रा शुरू की जाए, हम भी 4 धाम को लेकर कुछ प्लान करेंगे या सेंटर जो कहेगा? नहीं, देखिए, भारत सरकार तो जो कहेगी वो तो हमको मानना ही होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार के ऊपर उसको छोड़ा जाता है तो राज्य सरकार, मेरा मत ये है कि हमको एक सीमित संख्या में नियोजित तरीके से खोलना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तैयारियां पूरी है और 5th फेज के लॉकडाउन में कुछ बड़े निर्णय सरकार जरूर ले सकती है, क्योंकि राज्य की ये सुरक्षा का सवाल है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो 1 जून के बाद कई फैसले बड़े सरकार ले सकती है। अनुराग दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज की बसें इन दिनों प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए लगी हुई हैं। अधिकारियों से लेकर सरकारों का तालमेल कितना बेहतर है, इस बात का अंदाजा इसे लगाया जा सकता है कि देहरादून से गई 22 रोडवेज की बसें 24 मई से 27 मई तक दिल्ली में खाली खड़ी रहीं और उसके बाद इन बसों को देर रात वापस बुला लिया गया। वहीं मामले में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री का कहना है कि राज्य सरकारों में आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से रोडवेज की बसें खाली लौटी हैं। लेकिन देहरादून की जो गाड़ियां थी, हमारी 22 गाड़ियां थी, वो कल रात हम लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद तमाम प्रबंध निदेशक और जीएम संचालन महोदय से बात करने के बाद, क्योंकि एक तो वहाँ गर्मी बहुत है, उधर पैसेंजर नहीं है, कोई प्रवासी वहाँ नहीं मिला। जो एक अपने आप में दिल्ली प्रशासन की बात करो या उत्तराखंड की बात करो कि गाड़ियां वहाँ भेज दी गई और डीजल का भी इतना खर्च हुआ, कर्मचारी वहाँ पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना संकट के दौरान ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि काम में जुटे हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख संघ ने सरकार से 15वें वित्त आयोग के निर्देशों के मुताबिक बजट देने की मांग की है। प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र राणा का कहना है कि क्षेत्र पंचायत के लिए 10 से 25% बजट आवंटन की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 10% दिया, जो गलत है। ब्लॉक प्रमुख संघ ने मुख्यमंत्री से बजट बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने, जो मुझे मेरे नॉलेज में आया है, मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मात्र हमको 10% जारी किया है। तो हमारा सरकार से, मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि भाई हमारा जो 25% 15वें वित्त आयोग ने संशोधित दी है, भारत सरकार ने कहा है, तो भाई आप हमारा बजट पूरा दें।
गांव में क्वारंटीन सेंटर का जिम्मा संभाल रही ग्राम पंचायतों को पिथौरागढ़ में मदद मिली है। प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त और राज्य वित्त की धनराशि से 10% की धनराशि खर्च करने का अधिकार दिया है। यही नहीं, हर एक ग्राम पंचायतों को 10,000 की धनराशि एडवांस भी जारी की गई है ताकि क्वारंटीन सेंटर में जरूरी सुविधाएं जुटाई जा सके। प्राप्त होती है उसमें 10% धनराशि का व्यय करने का अधिकार, साथ साथ उसमें हम लोगों ने 10,000 रुपीज का एडवांस के रूप में उनको जारी किया हुआ है। उत्तराखंड में कोविड-19 फंड के लिए विधायकों के वेतन और भत्तों में 30% कटौती करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालत यह है कि 71 विधायकों में से अभी तक 50% विधायकों ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी है। वहीं इसमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा है कि फैसला भत्तों में कटौती का नहीं था, लेकिन उनके इस बयान की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हवा निकाल दी है। को फैला के कर दिया गया है। मूल बात यही हुई थी कि वेतन से 30% कटौती कर ली जाए, तो हमने भी सबको ये कहा है कि अपने वेतन से 30% की कटौती करके उसको दें। मैं एक बार कह भी चुका हूं और मैं समझता हूं आधे लोगों के पत्र आ भी गए हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको हम और कहेंगे, और देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल से जानकारी मिली थी, उसमें वेतन प्लस अन्य भत्तों के 30% कटौती करने का था, और उसी अनुरूप हमने जो ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बाद में फिर जो हमने रिमाइंड कराया, वो जिलाधिकारी के माध्यम से जो पत्र भेजे हैं, उसका हमने अपनी तरफ से जो हमारा नियम है उसके अनुरूप हमने कार्रवाई की है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को उनके काफिले समेत पास देने के मामले में उत्तराखंड सरकार और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक और उनके 10 साथियों को पास जारी करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार, अपर सचिव ओम प्रकाश, 4 जिलों के डीएम, विधायक अमन मणि त्रिपाठी समेत 21 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह के आवागमन और धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाई थी, तो कैसे अपर मुख्य सचिव ने इनको किन हालातों में स्पेशल पास जारी किया और यात्रा की अनुमति दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आज माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है कि वो परिस्थितियां बताएं जिसके अंतर्गत इनको विशेष पास दिए गए थे यात्रा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां डॉक्टर कुमकुम रौतेला होंगी नई उच्च शिक्षा निदेशक। अभी तक संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा का देख रही थी जिम्मा। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी किए हैं। 1 जून को डॉक्टर कुमकुम रौतेला अपना कार्यभार संभालेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर कुमकुम रौतेला को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें नई उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। अभी तक वो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा का कार्यभार देख रही थी। उत्तराखंड में अवैध तरीके से कई पेट शॉप चल रही हैं, जिसके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में सिर्फ 18 पेट शॉप और 6 डॉग ब्रीडर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ देहरादून में ही 100 से ज्यादा पेट शॉप चल रही हैं जो इलीगल हैं। पशुपालन विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी डीएम को डीएम ऑफिस से दुकान खोलने के लिए परमिशन लेने की अनिवार्यता कर दी है। इलीगल कमर्शियल डॉग ब्रीडिंग का इशू है और पेट शॉप्स जो उन पप्स को ले लेती हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता और सेल करती हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बहुत इग्नोर हो गया है। जो सचिव महोदय के शासन स्तर पर जो है टीम का गठन किया गया है कि ऐसे पेट शॉप में जो है इनका इंस्पेक्शन किया जाए, जिसमें हमारे सीबीओ लेवल से और प्रशासन से और जो साथ में पुलिस का सहयोग लेके भी इनका वेरिफिकेशन किया जाए। और जो पेट शॉप चल रही हैं पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इलीगल पेट शॉप्स और इलीगल तरीके से पेट्स की ब्रीडिंग कराने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पशुपालन विभाग इस पूरे मामले पर सतर्क हो गया है और सभी डीएम को ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि उनके जिले में खुलने वाली पेट शॉप्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में जो महिला प्रवासी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। अगर किसी भी महिला के पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई प्लान है तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से वो संपर्क कर सकती है।
पलायन एक विषय रहा है। इस आज प्रवासी आ गए तो हम चाहते हैं कि यहीं पर रुके रहें और प्रदेश की आर्थिकी में वो अपना योगदान प्रदान करें। तो पशुपालन हो, कृषि सेक्टर हो, लघु उद्योग हो अथवा महिलाओं के संदर्भ में हो, तो सभी को रोजगार देने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। नैनीताल पुलिस ने आज एक एम्बुलेंस को पकड़ा जिसमें सवार होकर 5 लोग मुरादाबाद से बिना अनुमति के नैनीताल पहुंच गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एम्बुलेंस को सीज कर दिया है और सभी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद इनको क्वारंटीन कर दिया गया है। बिना किसी अनुमति के मुरादाबाद से आए हैं और ये कम से कम 21 तारीख से पहले से बाहर हैं यहाँ पर और कोई अनुमति नहीं, और एम्बुलेंस का इन लोगों ने मिसयूज किया है। इस संबंध में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और एम्बुलेंस सीज की जा रही है। तो वही सोशल मीडिया पर आग को लेकर फेक न्यूज से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फेक न्यूज मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों तस्वीरें वायरल हैं जहां उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। इस तरह की तस्वीरें कहकर उन तस्वीरों को फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि तस्वीरें फेक हैं। सत्येंद्र बरसवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग को लेकर फेक न्यूज लगातार चल रही थी। सोशल मीडिया में लगातार इसके कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस पोस्ट किए जा रहे थे, जिसको लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल ही इसमें कार्रवाई के लिए साइबर सेल को एक एप्लीकेशन साइबर सेल को निर्देश दिया था, जिस पर आज साइबर सेल देहरादून ने करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं भ्रामक खबर भ्रामक खबर फैलाने को लेकर भी इसमें आईपीसी की धारा 505 में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो किस तरह ये विवाद पहले ट्विटर पर छिड़ा, उसके बाद ही सियासी हो गया। आपको बता दें, इसे लेकर खुद सीएम को मैदान में आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये आग साजिश की आग है। जो लोग हैं कुछ ने तो अनजाने में किया होगा, मुझे जैसा लगता है। उनका पर्यावरण से ज़्यादा प्रेम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश नज़र आती है, क्योंकि इसमें जो फ़ोटो अपलोड की गई हैं वो विदेशों की हैं, उत्तराखंड की हैं ही नहीं। और ऐसे ही षड्यंत्र पिछले साल भी हुआ था, जब जो पशु भारत में हैं ही नहीं उनको जला हुआ दिखाया गया था। तो एक ये षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन मैं तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनका उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाहों में ना आएं। तो सियासी हो चला है ये पूरा विवाद। सीएम सामने आए और बताया कि किस तरह से फर्जी फोटो हैं जो साजिशन यहां पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। बता दें कि विवाद है क्या। मामला ट्विटर से शुरू हुआ जब कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद ने ट्विटर पर आग को लेकर तस्वीरें शेयर की जो वायरल हो गई। इसी दौरान एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक ने भी आग की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की थी। हालांकि सीएम ने ट्विटर पर जितेंद्र प्रसाद को जवाब दिया तो उन्होंने ट्विटर से पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन आरुषि निशंक ने ट्वीट को अभी तक डिलीट नहीं किया है। आरुषि हमेशा से ही पर्यावरण प्रेमी रही हैं और सोशल मीडिया में खासी एक्टिव भी रहती हैं। विवाद जब भड़का तो उत्तराखंड के डीजी ने इसे लेकर कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी और अब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं सबके बीच कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट कर उत्तराखंड की सियासत को हवा दे दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि स्पर्श गंगा की ब्रांड एम्बेसडर आरुषि निशंक और सीएम यूके के बीच चल रहा शीत युद्ध कहीं उत्तराखंड को भाजपा का झारखंड ना बना दे। और उन्होंने अपने इस पोस्ट पर सीएम रावत को टैग भी किया। तो शीत युद्ध कहीं उत्तराखंड को बीजेपी का झारखंड ना बना दे, ये ट्वीट किया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस के नेता ने, और अपने इस ट्वीट के साथ सीएम रावत को टैग भी किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को साजिश करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसी बहाने वन मंत्री हरक सिंह रावत भी निशाना साधते नजर आए। कौन लोग इनको वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो एक पुलिस का और इंटेलिजेंस का काम है। मुख्यमंत्री को रोज आकर के सफाई देना पड़े, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। आगे एक ऐसा मुद्दा है जिसपे वन मंत्री जी को, पिछली बार तो वन मंत्री जी विदेश दौरे में थे जब आग लग रही थी,
तो इस बार तो उत्तराखंड में कोरोना है तो कहीं विदेश यात्रा में भी नहीं जा सकते। तो वही मदन कौशिक के राशन वितरण का मामला है। राशन लेने पहुंचे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने का आरोप है। धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने का आरोप इस युवक पर है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए महाबहस।